हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का 24 क्लासेस में। मेरा नाम है हितेश और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 साइंस का वायरल क्वेश्चन पेपर। जितने भी स्टूडेंट्स भाई 2026 में अपना पेपर देने वाले हैं उन सभी लोगों का भाई 25 फरवरी को साइंस का पेपर यानी विज्ञान का पेपर होने वाला है। यदि आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप सभी लोगों को भाई 25 फरवरी को अपना पेपर देने जाना है। सभी लोगों को पता होगा भाई 25 फरवरी को हमारा साइंस का पेपर लगा हुआ है। अब देखिए साइंस के पेपर में आपको 90 प्लस मार्क्स किस तरीके से लाना है, अगर नहीं लाना है तो 90 नंबर कैसे आ सकते हैं, इसका भी मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ। देखिए अभी तक अगर आपने इस तरीके के मॉडल पेपर की कोई भी वीडियो नहीं देखी है, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से देख लिया तो इस बात की मैं आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूं भाई कि साइंस का आने वाला 2026 में पूरा पेपर आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे साइंस के पेपर में आने वाले हैं। अगर आपने क्लास को एकदम शुरू से ए से लगाकर अगर जेड तक आपने पूरी क्लास को देखा तो इसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे वह सारे क्वेश्चंस आपके लिए सबसे ज़्यादा आसान होने वाले हैं। साइंस का पेपर ये समझिए कि आपके लिए सबसे आसान पेपर होने वाला है, और क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आपके पेपर में आने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे आज की इस क्लास को अपने पहले क्वेश्चंस के साथ में। और इसके अलावा जितने भी यहाँ पर पहली बेसिक जानकारी होती है भाई, अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आप लोग इजीली स्क्रीनशॉट ले करके आप लोग समझ लेना। बाकी सभी लोगों को पता होता है भाई 3 घंटे 15 मिनट का पेपर हमारे बोर्ड एग्जाम में समय करने के लिए दिया जाएगा, है ना। 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा करने के लिए, जिसमें 15 मिनट का जो समय होगा इसमें हम इसको पढ़ेंगे, मतलब इस क्वेश्चन पेपर को स्टार्टिंग के 15 मिनट में सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा 70 मार्क्स का हमारा पेपर आने वाला है भाई, और ये कुछ हमारे निर्देश हैं जिनको पढ़ना होगा। अगर आप चाहो तो इनको स्क्रीनशॉट ले लेना और बाद में पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट इस क्वेश्चंस पेपर के प्रश्नों की ओर ले चलता हूँ, वही हमारे लिए मेन है और उन्हीं से हमें नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपके लिए एक सरप्राइज भी लेकर के आया हूँ। अब देखिए ये सरप्राइज उन स्टूडेंट्स के लिए है जो भाई बोर्ड एग्जाम में बेहतर नंबर लाना चाहते हैं, यानी कि अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं भाई आप सभी के भाई 18 फरवरी से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, तो 18 फरवरी से पहले ये ई बुक आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकती है। और ये ई बुक क्या है, इसके अंदर क्या क्या आपको मिलने वाला है, ये सारी जानकारी अभी मैं आपको प्रॉपर तरीके से देने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहले यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे वह सारे क्वेश्चंस जो कि आपके लिए साइंस के पेपर के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं पेपर की बात करता हूं भाई, तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। जहां पर अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली 3 तरीके के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आएंगे, सबसे पहले आपको केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फिर आपको बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपको फिजिक्स के क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पेपर में भाई केमिस्ट्री आएगी, फिर बायो आएगी और फिर फिजिक्स आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के वह सारे क्वेश्चंस आपके सामने हम देखने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला प्रश्न आप लोग नोट करिएगा कि फॉर्मेल्डिहाइड का अणुसूत्र निम्न में से कौन सा होता है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं भाई फॉर्मेल्डिहाइड की, है ना, अगर हम बात करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड की तो भाई सभी लोगों को पता होना चाहिए कि फॉर्मेल्डिहाइड का जो प्रक्रियात्मक समूह होता है वह CHO होता है। जैसे ही आप CHO को याद कर लेंगे तो आपको आखिरी में देखना है कि CHO कहाँ पर दिख रहा है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पर COOH है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर भी आपका COOH है, ये भी नहीं होगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको OH दिख ही नहीं रहा है, तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब CHO यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो यही बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको फॉर्मेल्डिहाइड अगर ढूंढना है तो बेसिकली आपको CHO समूह ढूंढना पड़ेगा कि हमारा जो अणुसूत्र दे रखा है, हमारा जो सूत्र दे रखा है उसमें हमारा CHO समूह है, तो वह हमारा फॉर्मेल्डिहाइड होगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चंस की, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से एल्कीन कौन सा है। अगर हम एल्कीन की बात करते हैं तो भाई तो कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड हैं, कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो वह हमारा एल्कीन होता है। तो मैं जायज़ सी बात कह सकता हूं भाई बी ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्डिंग दे रखी है।
अगर आपको इतने क्वेश्चन समझ में आए हैं भाई तो जल्दी से आपको स्क्रीनशॉट लेना है सारे क्वेश्चंस का। और अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, ठीक है, और आपको जरूर देखने को मिलेंगे अगर आपने इनको तैयार किया। तीसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि आघात वर्धता क्या प्रदर्शित करता है। तो मतलब आघात वर्धता प्रदर्शित करता है, देखो यहाँ पर आपके चार देख रखे हैं, मतलब चार ऑप्शन दे रखे हैं और इन चार ऑप्शन में चारों की चारों धातुएं दे रखी हैं। अगर हम बात करते हैं भाई कौन सी ऐसी धातु है जो कि आघात वर्धता प्रदर्शित करती है भाई, तो आपको यहाँ पर तांबा की अगर हम बात करते हैं तो तांबा हमारी एक ऐसी धातु होती है जिसको हम ठोकेंगे पीटेंगे तो ये एक तरीके से इसकी जो मतलब ये एक तरीके से ठोकने से पीटने पर ना तो भंगुर होती है, ना तो टूटती है, ना तो फूटती है, बल्कि ये पतली चादर के समान होती चली जाती जैसे जैसे इसको हम ठोकते पीटते जाते हैं, राइट। तो ऑप्शन नंबर तांबा बिल्कुल सही हो जाएगा। धातु जो ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाती है, ऐसी धातु का नाम बताना है जो कि अगर हम किसी ठंडे तनु अम्ल से उसकी क्रिया कराते हैं तो वह हमको H2 गैस बना करके देती है, हाइड्रोजन गैस बनाकर देती है। वह धातु हमारी कौन सी है भाई? तो सिंपल से यहाँ पर आप लोग सही ऑप्शन टिक लगाएंगे, मेरे हिसाब से जिंक होगी, तो जिंक ही है आपकी बिल्कुल सही, जिंक सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ तक कि जितने लोग क्लास को देख रहे हैं भाई सभी लोगों से निवेदन है कि जिसको भी ई बुक लेना है ना, जिसको भी हमारे द्वारा ई बुक लेना है भाई, अभी मैं इसके बारे में आपको डिटेल से जानकारी दूंगा। बहुत सारे लोग ई बुक को ले चुके हैं और बहुत सारे लोग इससे तैयारी कर रहे हैं। देखो बेसिकली आपको ये समझना है कि हमको जितने ज़्यादा हो सके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है, वो कहीं से भी हमें मिल जाए, है ना। अगर मुझे मिनिमम से मिनिमम फी में मिल रही है, मिनिमम से मिनिमम पैसे में मिल रही है तो हमको भाई बिल्कुल ले ही लेनी है, ठीक है। तो अभी बताऊंगा भाई ई बुक क्या है, थोड़ा सा वेट करना, ठीक है। देखो सारी चीज़ें एकदम सीक्वेंस में बताते हुए चलेंगे ताकि आपको कहीं पर भी थोड़ा सा ऐसा ना लगे कि अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो पांचवा प्रश्न आप लोग नोट करिए कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो होती है ठंडे जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। तो ऐसी धातु का नाम बताना जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है भाई। तो बेसिकली हमारी सबसे पहले पोटेशियम धातु होती है, ठीक है। इसके बाद हमारी सोडियम धातु होती है। तो ये दो तरीके की धातुएं हमारी होती हैं, पोटेशियम और सोडियम। दोनों धातुएं अगर इनमें से कोई एक दिख जाता है तो उसको आप सही कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है भाई AgLa यानी Ag दिख रहा है भाई, ऑप्शन में Al दिख रहा है, ऑप्शन में K दिख रहा है और ऑप्शन में आपको Cu दिख रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ये चार ऑप्शन में से मैंने आपको दो ऑप्शन बताए थे भाई कि या तो आपको K यानी पोटेशियम दिख जाए, उसको आप सही कर लेंगे, ठीक है, या तो आपको Na दिख जाए यानी Na का मतलब होता है सोडियम दिख जाए तो आप उसको सही कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से सिंपल से हमको K दिख रहा है तो मैं K को क्या करूँगा, बिल्कुल इसको सही कर लूँगा, ठीक है। इसको आप बिल्कुल सही कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है भाई कि धावन सोडे का रासायनिक नाम है। देखो धावन सोडे के अगर हम रासायनिक नाम की बात करते हैं तो चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यहां से अगर हम अपने सही आंसर की बात करते हैं भाई तो सोडियम कार्बोनेट अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं धावन सोडे के रासायनिक फार्मूले की बात करता हूं तो होता है अणुसूत्र की बात करता हूं तो होता है Na2CO3.10H2O। देखो ये होता है इसका अणुसूत्र और इस अणुसूत्र के हिसाब से इसके जो ये 10H2O होते हैं इसको नहीं जोड़ा जाता है, केवल हम सोडियम कार्बोनेट को जोड़ते हैं और उसी के बेस पर हम लोग धावन सोडे को क्या बोलते हैं भाई, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। हालांकि ये जो 10 आपको अणु दिख रहे हैं जल के इनको हम डेकाहाइड्रेट बोलते हैं, परंतु इसका जो बेसिकली नाम प्रयोग होता है वह होता है सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3.10H2O। अणुसूत्र भी याद कर लोगे और इसका रासायनिक नाम भी याद कर लोगे, दोनों में से पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अम्लीय लवण कौन सा है। देखो बहुत बार मैंने अम्लीय लवण के बारे में आपको बताया है कि अम्लीय लवण हमारा होता है NaHCO3 यानी NaHCO3 ये हमारा अम्लीय लवण है, तो इसको आप नोट कर लेंगे। तो ये 7 क्वेश्चंस जो कि आपको दिख रहे हैं ना, ये 7 प्रश्न आपको सबसे पहले केमिस्ट्री के प्रश्न हैं, तो इनका सबसे पहले आपको स्क्रीनशॉट लेना है और इन्हें तैयार करना है। इसके बाद उपखंड खा में देखिए आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे सारे के सारे आपके बायोलॉजी के क्वेश्चंस,
ठीक है, तो एक एक करके मैं आपको सारे बायो के क्वेश्चंस कराता हूं। सबसे पहले आप लोग पहला प्रश्न नोट करिए, 8वां क्वेश्चन, मतलब कि सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। देखो, अगर हम सुपोषी पोषण की बात करते हैं तो सुपोषी पोषण हमारे वह जीव जंतु होते हैं जो कि स्वयं से अपना भोजन बनाते हैं। जो अपना स्वयं से भोजन बनाते हुए हमारे सुपोषी जीव जंतु होते हैं और वे अपना सुपोषी पोषण की प्रक्रिया करते हैं। अब ये सुपोषी पोषण की जो प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होती है। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होती है। किसकी क्रिया? सुपोषी पोषण की क्रिया। अब प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल भी होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी होना चाहिए, और सूर्य का प्रकाश तो बिल्कुल महत्वपूर्ण होता है। सो यहाँ से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी का मतलब है सारी चीज़ें होंगी तभी जाकर सुपोषी पोषण जीव जंतु अपना भोजन बना पाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि वृक्कों का जो कार्य होता है ये किससे संबंधित होता है। जो वृक्क होते हैं इनका कार्य किससे संबंधित होता है? तो इनका जो कार्य होता है प्यारे साथी, ये संबंधित होता है उत्सर्जन की प्रक्रिया से। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, कि मनुष्य के हृदय में जो कोष्ठों की संख्या होती है वह कितनी होती है। अगर हम मनुष्य के हृदय की बात करते हैं भाई, तो इसमें कोष्ठों की संख्या यानी टोटल, अगर मैं भाग की बात करता हूं, टोटल भाग जो होते हैं हृदय में, किसके हृदय में? मनुष्य के हृदय में टोटल कितने भाग होते हैं? तो भाई टोटल 4 भाग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 की, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको बाकायदा अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लेना है। ठीक है, और चलिए मैं आपको बताता हूँ भाई कि आखिर वह क्या सरप्राइज़ है जिसके बारे में आपको वेट करना, मैंने बताया था आपको वेट करने के लिए और आप वेट कर रहे हो। तो बेसिकली वह सरप्राइज़ आपका ये है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से इन बचे हुए 2 से 3 दिनों में भी आप बेहतर नंबर ला सकते हो। सिर्फ आप पास ही नहीं हो सकते बल्कि बहुत बेहतर नंबर ला सकते हो। अगर आपके पास बेसिकली 2-3 दिन का भी समय है ना, तो भी आप बहुत बेहतर नंबर ला सकते हो। देखो स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए आपके हितेश भैया ने टॉप 100 स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत स्पेशल ऑफर निकाला था बहुत पहले, लेकिन टॉप 100 नहीं भाई, टॉप 500 से ज़्यादा लोगों ने इसको ले लिया है। और ये है ई बुक। यार इसमें क्या होने वाला है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। इस ई बुक में आप सभी को मिलने वाले हैं टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, वो भी 100 से ज़्यादा। ठीक है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं प्यारे साथी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से होंगे, चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर हम साइंस की बात करते हैं तो आपको पता है साइंस में रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लोज क्षार प्रक्रिया, धावन सोडा, धोने का सोडा, विरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो बायो में पोषण, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, मानव हृदय, ये सारे टॉपिक बायो के इंपॉर्टेंट होते हैं। और ऐसे ही आपके फिजिक्स के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो देखो ये सभी सॉल्यूशंस के साथ में आपको यहां पर ई बुक के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अब आपके पास समय है 2 दिन का, 1 दिन का, तो ये सारे टॉपिक्स आप तैयार कर लोगे। इसके अलावा यहां पर आपको 10 से ज़्यादा मॉडल पेपर मिलेंगे। जैसे कि जो मैं मॉडल पेपर करा रहा हूं ना, इसी तरीके के 10 मॉडल पेपर आपको यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आपको लॉन्ग क्वेश्चंस और आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी यहां पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, और ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं मात्र 15 रुपए में। मात्र 15 रुपए में आप ये सारी चीजें ले सकते हो। इसी वजह से मैंने बताया, जैसे ही मैंने इस ई बुक को लॉन्च किया था ना न्यू ईयर में, बहुत सारे लोगों ने इसको ले लिया था। तो जिसको भी लेना है भाई साहब, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक पड़ा हुआ है, वहां से आपको इसको जल्दी से बाई कर लेना है। ठीक है, जिनको भी नहीं पता भाई साहब कि इसके क्या है, क्या प्रोसेस रहने वाला है, तो जैसे ही आप ई बुक को लेने के लिए जाओगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस का सभी सब्जेक्ट की ई बुक का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। मात्र एक सब्जेक्ट की लोगे तो 15 पड़ेगी, और सभी सब्जेक्ट की लोगे तो 75 में आपको सारी सब्जेक्ट की मिल जाएंगी। पेपर हमारे सारे होने वाले हैं, तो हम तो आपसे यही कहेंगे भाई कि आप सभी सब्जेक्ट के लें, क्योंकि हमारे सारे पेपर होने वाले हैं। और 75 रुपये बहुत मिनिमम होते हैं। 75 में एक पिज़्ज़ा भी नहीं आता है, तो मेरे हिसाब से तो आपको सारी ले लेनी चाहिए। लेकिन बेसिकली एक सब्जेक्ट की तो ज़रूर लेना। हिंदी का पेपर होने वाला है पहला, तो हिंदी की ई बुक तो आप ज़रूर लेना, क्योंकि पहला पेपर अगर अच्छा जाता है भाई तो सारे पेपर अच्छे जाते हैं। लेकिन
हम साइंस को पढ़ रहे हैं ना, तो हम साइंस की बुक तो ज़रूर लेंगे। मेरे हिसाब से साइंस और हिंदी की बुक आप ज़रूर ले लेना, साइंस की और हिंदी की। मात्र 30 रुपये पे करके आपको 2 सब्जेक्ट की ई बुक मिल जाएंगी। जाइएगा डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक करिएगा। फिलहाल आगे की हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है कि पौधों में, इसको थोड़ा सा काट लीजिए, ठीक है। तो पौधों द्वारा नहीं काटना था भाई, द्वारा को लिखा लेने देना था। तो पौधों द्वारा जो अवशोषित जल होता है और जो खनिज लवण होते हैं, इनका जो परिवहन होता है वह किसके माध्यम से होता है, आपको यह बताना है। तो अगर हम बात करते हैं, अवशोषित जल होता है और जो खनिज लवण होता है, इसका जो परिवहन होता है भाई, ये किसके द्वारा होता है, तो इसका परिवहन होता है जाइलम द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल सही कर लेंगे। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में हमारा एमिलेस एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल सही कर लेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मूत्र निर्माण कहाँ पर होता है, यानी मूत्र जो निर्माण होता है, मूत्र कहाँ पर बनता है। मूत्र जो होता है बेसिकली जो हम लोग बाहर निकालते हैं, मूत्र पेशाब, ठीक है। तो ये जो होता है कहाँ पर बनता है, तो इसकी जो बनने की प्रक्रिया होती है, जो हम पानी पीते हैं, पानी ही हमारा अधिकतर मूत्र में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन ये होता कहाँ पर है भाई, तो ये जो होता है ये हमारा होता है वृक्क के अंदर। कहाँ पर, वृक्क के अंदर, जिसको हम लोग किडनी बोलते हैं। तो 13 नंबर तक सारे लोग अच्छे से क्वेश्चंस को नोट कर लिए होंगे। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो उपखंड गा स्टार्ट हो रहा है। सभी को उपखंड गा के अंदर पेपर में वाई फिजिक्स देखने को मिलेगी। फिर से समझ लेना, सबसे पहले आपको केमिस्ट्री आएगी, का नंबर में केमिस्ट्री, खा नंबर में बायो आएगी, और गा नंबर में जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको फिजिक्स पूछी जा रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको पेपर में सारी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं। पहला प्रश्न आपका कह रहा है फिजिक्स का, यानी 14 नंबर इस पेपर का, कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो भाई 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। तो कांच जिसका अपवर्तनांक आपको दे रखा है 1.5, ठीक है। कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल आपको 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड दे रखी है। तो कह रहा है जो कांच है इसका अपवर्तनांक आपको बेसिकली 1.5 दे रखा है। कह रहा है इसकी प्रकाश की चाल आपको बतानी है कि इसमें प्रकाश की चाल कितनी होगी, आपको बतानी है, ठीक है। तो बेसिकली इसके लिए एक फार्मूला होता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है यम बराबर में निर्वात में प्रकाश की चाल की अगर हम बात करते हैं तो वह होती है शायद यम इक्वल टू V/C, V/C प्रकाश की चाल होगी, निर्वात में प्रकाश की चाल V, ठीक है, बट यम बराबर V/C। तो यम बराबर यहाँ पर V बराबर आपको दे रखा है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल C होता है या फिर V होता है, आई डोंट नो, लेकिन मेरे हिसाब से जो फार्मूला बनेगा यम/V/C बनेगा, और V की वैल्यू हमको दे रखी 3 × 10⁸, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे C ज्ञात करना है, तो C को मैं इधर ले जाऊँगा, यम हमारा इधर आ जाएगा, यम बराबर 1.5 दे रखा है, इसको इससे डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये 2 बार में चला जाएगा, तो आ जाएगा 2 × 10⁸, यानी 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड यहाँ से हमारा कह सकते हो प्रकाश की चाल निकल कर आएगी, है ना। तो 14 नंबर का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपको पेपर में इस न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस को करना होगा। आगे 15 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है कि किसी वस्तु से बड़ा, अब ध्यान से सुनना, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाना है, और ऐसी कंडीशन में बता दिया गया है भाई दर्पण हमारे पास कौन सा होना चाहिए। आप मतलब बताना है कि दर्पण हमारे पास कौन सा होना चाहिए। तो बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चंस के आंसर की भाई। तो यहाँ से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अवतल दर्पण, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर दिया है यहाँ पर, है ना, थोड़ा सा जूम कर दिया ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से चीज़ें विजिबल हो सकें, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बी नंबर को बिल्कुल सही कर लेंगे, ठीक है।
इसके बाद देखिए आगे अगर हम बात करते हैं पेपर में, तो आगे आपके ये सारे फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, डेफिनेटली हम वह सारे क्वेश्चंस आपके पेपर से पहले करवा देंगे जो आपके लिए, आपके आने वाले पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आप ये वीडियो कभी भी देख रहे हैं तो इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस, इस पेपर के सारे क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं। इसी के साथ साथ आपके लिए जो हमने ई बुक बताई है उस ई बुक को भी आप लेने का प्रयास ज़रूर से करेंगे भाई। मात्र 15 रुपये में आपको बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं, और 15 रुपये एक तरीके से हम गुरु दक्षिणा के रूप में आपसे ले रहे हैं, वो भी हम अपनी पूरी टीम के जो खर्च होते हैं उसको कह सकते हो कि संभालने में लगा देते हैं, ठीक है। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। कह रहा है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन से लेंस पसंद करेंगे। जैसे कि मेरे पास कोई बुक है, बुक में छोटे छोटे अक्षर लिखे हुए हैं, अब वो मैं पढ़ ही नहीं सकता हूँ, तो उनको मुझे पढ़ने के लिए लेंस की आवश्यकता है ना। तो वह कौन सा लेंस होना चाहिए और कितनी फोकस दूरी का लेंस होना चाहिए, इसमें आपको बताना है। तो यहाँ से हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, है ना, 5 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का उत्तल लेंस। इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे भाई, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं भाई, जितने भी स्टूडेंट्स क्लास को देख रहे हैं, सभी से निवेदन है भाई, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। जो भी कमेंट करेगा भाई उसकी कमेंट को हम लाइक ज़रूर से करेंगे, ठीक है। जो भी कमेंट करेगा उसकी कमेंट को लाइक ज़रूर करेंगे। इसके बाद आगे हम बात करते हैं भाई, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा है, मतलब यहाँ पर जो हमने पेपर बनाया है, इस पेपर में, इस मॉडल पेपर में 16 क्वेश्चंस डबल बार आ गया है। तो देखिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये कमेंट नहीं करना है कि 16 क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा है तो कोई बात नहीं, हम दोबारा तैयार कर लेंगे। क्वेश्चन हमारा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु कहाँ पर होता है। तो बहुत बार मैंने बताया है कि जब किसी व्यक्ति की आंखों में निकट दृष्टि दोष होता है भाई, तो उसको निकट की तो वस्तुएं दिखाई पड़ती है परंतु दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो अगर वह दूर की वस्तुओं को देखेगा तो उसे स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ेंगी, यानी जो उसका दूर बिंदु होता है प्यारे साथी, वह अनंत से कम दूरी पर होता है ना। वह क्या होता है, अनंत से कम दूरी पर होता है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण गुजरने पर सबसे अधिक विचलन कौन सा होता है। सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है, तो बैंगनी रंग का होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़ों को काटा जाता है, ठीक है, और इन टुकड़ों को फिर पार्श्वक्रम में, मतलब काटने के बाद में पार्श्वक्रम में जोड़ा जाता है, संयोजित कर देते हैं। फिर इसी संयोजन को फिर यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश हो जाए तो R बाई R का अनुपात क्या होगा। देखो सबसे पहले क्या था कि प्रतिरोध R, हमारे पास कोई एक प्रतिरोध R है तो इसको एक बार ले लिया। अब इसी को मैंने क्या किया, मान लीजिए ये हमारा प्रतिरोध कोई R है, ठीक है, ये R है प्रतिरोध। अब इसी को मैंने क्या किया, 3 बराबर भागों में बांट दिया, 3 बराबर भागों में इसको बांट दिया, ठीक है। अब इनको मैंने पार्श्वक्रम का मतलब होता है समांतर क्रम में इसको मैंने जोड़ दिया, ठीक है। अब जोड़ने के बाद में क्या होता है भाई, इसका जो प्रतिरोध निकला वो है आपका निकला R डैश। अब आपको R और R डैश इन दोनों का अनुपात क्या होगा उसका मान आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन दिखाते हैं और आपको सही आंसर इसका क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 1/16 और आपको 1/4 और 4 और आपको 16 दे रखा है। तो अगर हम इसके सही आंसर की बात करते हैं प्यारे साथी, तो 16 आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी R बाई R डैश का जो अनुपात निकल के आएगा भाई, सॉरी जो आंसर निकल के आएगा, यानी R बाई R डैश का जो मान निकल के आएगा वह 16 निकल के आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर बिल्कुल 16 सही हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या कितनी होगी भाई, तो 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होती है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि R व 2R ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध R1 मिलता है, और जब हम इनको समांतर क्रम में इनको जोड़ते हैं तो R2 मिलता है। हमारे पास कोई 2 प्रतिरोध हैं R और 2R, है ना। सबसे पहले इनको हम जोड़ते हैं भाई श्रेणी क्रम में, ठीक है, फिर इन्हीं को हम जोड़ देते हैं समांतर क्रम में, ठीक है। फिर हमसे क्वेश्चंस कह रहा है यहाँ पर ये तो R1 है, ठीक है, ये हमारा R2 है। तो R1 और R2 का अनुपात आपको बताना है, जोड़ने पर क्या निकलेगा वह आपको बताना है। देखिए यहाँ पर
कुल प्रतिरोध R1 और R2 समांतर क्रम में जोड़ने पर R1 R2 होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर देखिए रेशियो ऑप्शन में दिख रहा है, तो हमको रेशियो ही बताना है। तो बताइए रेशियो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, चलिए आप इसको थोड़ा सा देख लेना, मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9/2। और पेपर में अगर आएगा क्वेश्चंस तो आपको 9/2 ही लगाना है, फिर भी आपका सही ही निकलेगा। तो ये थे 20 प्रश्न इस मॉडल पेपर के, है ना, इस क्वेश्चन पेपर के। डेफिनेटली आप सारे स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को ज़रूर पेपर से पहले करके जाएंगे, क्योंकि देखिए पेपर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आए क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली इनको तैयार करके जाना पेपर से पहले, बहुत क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा आपके लिए मैंने देखिए सरप्राइज तो बताया है यार। 15 रुपये अगर आप अपने शिक्षा के लिए नहीं खर्च कर रहे हो ना, तो सबसे ज़्यादा भाई लापरवाह स्टूडेंट, लेजी स्टूडेंट्स आप ही हो। बहुत सारे लोग ले चुके हैं भाई ये ई बुक और इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। आप अगर थोड़ा सा भी इसको गौर करेंगे तो इतनी सारी चीज़ें हम दे रहे हैं भाई, कि आप अगर इसमें से बेहतर नंबर लाना चाहते हो तो भाई बिल्कुल ला सकते हो। सारी चीज़ें आपको PDF के फॉर्म में फ़ोन में मिलेंगी और मात्र 15 रुपये में आपको मिल रही हैं। मतलब इतने में तो आज के समय में कुछ भी नहीं मिलता है। अगर आप एक बेहतर तरीके की कोई बुक लेने जाओगे वो 300 रुपये 200 रुपये की आपको मिलेगी, लेकिन इतनी सारी चीज़ें हम मात्र 15 रुपये के अंदर दे रहे हैं। तो जिसको भी लेना है भाई डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक पड़ा हुआ है, तो जाइएगा वहाँ से आप ज़रूर से लेने का प्रयास कीजिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आगे खंड बा की, तो खंड बाग में देखेंगे आप लोग वर्णात्मक क्वेश्चंस, यानी ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आपको भाई 4 नंबर वाले क्वेश्चंस, 6 नंबर वाले क्वेश्चंस और आपको बेसिकली 2 नंबर वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्यारे साथी उपखंड का की, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले उपखंड का के अंदर आपको केमिस्ट्री देखने को मिलेगी, है ना। तो केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। सो चलो सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्यारे साथी, तो सबसे पहले आपके पेपर में जो आपको पहला क्वेश्चन ही केमिस्ट्री के अंदर देखने को मिलेगा वह आपका होगा संतुलित समीकरण का क्वेश्चन। किसका? संतुलित समीकरण का। बेसिकली यहाँ पर आपको अभिक्रिया होंगी, बहुत सारी मतलब नहीं होंगी, लगभग आपको 4 रासायनिक अभिक्रिया आपसे पूछी जाएंगी, है ना। इन 4 रासायनिक समीकरण को या फिर 4 रासायनिक अभिक्रियाओं को आपको क्या करना है, इनका शब्द समीकरण में दे रखी हैं, इनको आपको भाई साहब बदलना होगा, इनको आपको बदलना होगा रासायनिक समीकरण में। किसमें? इनको आपको शब्द समीकरण में बदलना होगा। जब आप इनको शब्द समीकरण में बदल देंगे फिर इनको आपको संतुलित करना होगा। तो आप लोगों को यहाँ से इसका 1/1 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। पर प्रश्न कह रहा है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को दानेदार जिंक के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, तो क्या बनता है, सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पर इन रिएक्शंस को, इन अभिक्रियाओं को बैलेंस भी करना पड़ेगा, संतुलित भी करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले ये पहले क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट कर लें। ये पहला क्वेश्चंस आपको पेपर में 100% देखने को मिलेगा, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं। तो ये 4 क्वेश्चंस आपको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लेने हैं। इसके बाद अगर हम प्यारे साथी आगे बात करते हैं, तो देखिए आगे अगर हम बात करते हैं भाई, तो 1 मिनट थोड़ा सा आप यहाँ पर देखिएगा। दूसरे क्वेश्चंस की अगर हम बात करें भाई, तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या तात्पर्य है, और उदासीन विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण, ठीक है, सांद्रण का मान कितना होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्वेश्चंस एक हमारा डेफिनेशन टाइप क्वेश्चंस है, यानी एक परिभाषा टाइप क्वेश्चंस है, और बेसिकली इसका आंसर आप आसानी से गूगल से ढूंढोगे तो भी मिल जाएगा, किसी बुक से ढूंढोगे तो भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको हमारी ई बुक ले लोगे ना तो आपको आंसर सारे मिल जाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ भाई, इससे बेस्ट चीज़, ई बुक से बेस्ट चीज़ आपके लिए कोई चीज़ नहीं हो सकती। चाहे आप ऑफलाइन में किसी क्वेश्चन बैंक को उठा लेना, कुछ भी इससे बेस्ट नहीं हो सकता। प्राइस के मामले में बिल्कुल मिनिमम है। 15 रुपये में आज के समय में 2 समोसे भी नहीं मिलते हैं अगर आप अच्छे समोसे लेने जाएंगे, ठीक है। तो आज के समय में आपके लिए मैं मात्र 15 रुपये में ई बुक दे रहा हूँ भाई। ये हमारे लिए, आपके लिए मतलब ये समझ सकते हो बिल्कुल 0 फीस में आपको हम दे रहे हैं भाई। 15 रुपये में हमारा कुछ नहीं होने वाला, पर आपका बहुत कुछ हो जाएगा। आपका पेपर अच्छा चला जाएगा, आपके पेरेंट्स को अच्छा लगेगा जब आपके अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। तो 15 रुपये में भाई सभी लोगों को ये ई बुक ज़रूर लेना है, ठीक है, सभी लोगों को। तो ये सारे क्वेश्चंस केमिस्ट्री के यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, जैसे कि ये क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं।
इसी का दूसरा है क्लोज क्षार प्रक्रिया क्या है, इसके अभिकर्मक एवं उत्पाद क्या हैं। अभिक्रिया जो भी होती है क्लोज क्षार प्रक्रिया उसको बताना है, मतलब इसकी अभिक्रिया भी आपको बतानी है। साथ ही साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है, 2 नंबर का क्वेश्चन। तो ये 2 क्वेश्चंस मतलब दूसरे नंबर वाले प्रश्न में हमारे 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चंस आए थे, और ऐसे ही आपके पेपर में जो दूसरा क्वेश्चंस मिलेगा उसमें 2 क्वेश्चंस आपके दिए रहे होंगे और 2-2 नंबर के आपके होंगे। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आएगा जो कि केवल 1 होगा, और ये पूरा प्रश्न आपका 4 नंबर का होगा। देखो यहाँ पर हमने बताया बहुत बार आपको, देखिए जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैंने आपको बताया था कि ये जो टॉपिक्स दिख रहे हैं ना, क्लोज क्षार, धावन सोडा, खाने का सोडा, विरंजक चूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और पेपर में देखो इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा कि बेकिंग सोडा बनाने की 2 विधियां बताइए, रासायनिक समीकरण लिखिए और बेहतर तरीके से पूरा बताइएगा। 4 नंबर में क्वेश्चन आपके पेपर में ये आएगा। इसके बाद चौथा प्रश्न हमारा है कि मिसाल क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइएगा, और इसका साबुन के स्वाच्छीकारक साबुन की जो स्वाच्छीकारक प्रक्रिया होती है, स्वाच्छीकारक जो प्रक्रिया होती है भाई, उस स्वाच्छीकारक प्रक्रिया के बारे में आपको अच्छे से बताना है। देखो अथवा में यहाँ पर आपको देखिए कह रहा है कि संक्षिप्त टिप्पणी क्वेश्चन में, देखो यहाँ पर मेरी बात ध्यान से सुनना सभी लोग, आपको पेपर में 2 ऑप्शन दिए जाएंगे करने के लिए, ये वाला भी कर सकते हो और ये वाला भी कर सकते हो। अगर मेरा ओपिनियन मानोगे तो मैं आपसे कहूँगा भाई साहब कि आपको ये टिप्पणी वाला प्रश्न करके आना है ना। संकलन अभिक्रिया, हाइड्रोकार्बन, कार्बन की दहन अभिक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये टिप्पणी वाले, ठीक है। तो ये यहाँ तक की केमिस्ट्री पूरी समाप्त हो जाती है भाई। इसके बाद पेपर में आएगा उपखंड खा, और यहाँ उपखंड खा में आपको देखने को मिलेगा प्यारे साथी फिजिक्स, बायो देखने को मिलेगी, बायोलॉजी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो बायोलॉजी की 5 नंबर क्वेश्चन है कि एंजाइम क्या है, ठीक है। किन्हीं 2 एंजाइम के नाम लिखकर उनके कार्य बताइएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन ही, इसको जल्दी से नोट कर लो। एंजाइम की डेफिनेशन और 2 तरीके के एंजाइम का नाम भी लिखना है और उनके कार्य भी आपको बताने हैं। अगला 2 नंबर का क्वेश्चन हमारा है कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, बेसिकली इसकी भी डेफिनेशन आपको देनी है, और इस क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब इस प्रक्रिया को कौन कौन से कारक जो होते प्रभावित कर सकते हैं, वे कौन कौन से होते हैं उनको आपको बताना है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि जैव विकास के डार्विनवाद तथा लेमार्कवाद को आपको संक्षिप्त में विवरण द्वारा समझाना है। 4 नंबर का ये हमारा क्वेश्चन सेट। तो ये कुछ क्वेश्चन हमारे थे, ठीक है। इसके बाद चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ। 7 नंबर पे हमारा प्रश्न दे रखा है कि मेंडल के नियम क्या है, सभी नियमों को एक एक उदाहरण सहित व्याख्या कीजिएगा। 7 नंबर का ये क्वेश्चन हमारा, इसको आप नोट कर लेंगे। अथवा में क्वेश्चन हमारा दे रखा है उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है, मनुष्य के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। मनुष्य के वृक्क, यहाँ वृक्ष की जगह वृक्क कर लेना, ठीक है। तो मनुष्य के वृक्क की संरचना तथा कार्य विधि का सचित्र वर्णन कीजिएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन। देखो 6 मार्क्स वाले में क्वेश्चंस के लिए आपको थोड़ा सा मौका दिया जाता है, मतलब आप दोनों में से किसी एक क्वेश्चंस को पेपर में करेंगे, लेकिन मेरे प्यारे साथी यहाँ पर आपको ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट हैं और आपको दोनों क्वेश्चंस तैयार करके पेपर में जाने हैं, ठीक है। इसके बाद देखो उपखंड गा की बात करते हैं। उपखंड गा में आपकी प्यारे साथी फिजिक्स आएगी पेपर में। सो यहाँ से फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, डेरिवेशंस भी होंगे और कुछ डेफिनेशन टाइप वाले क्वेश्चंस भी होंगे। तो जरा समझना है यहाँ पर किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सो बेसिकली सबसे पहले यहाँ पर आपको डेरिवेशन, ठीक है। डेरिवेशन मतलब वहाँ पर जहाँ पे आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। डेरिवेशन मतलब जहाँ डायग्राम भी बनाना पड़ेगा और कुछ ना कुछ आपको लिखना भी पड़ेगा, तो बेसिकली उसी को हम लोग बोलते हैं डेरिवेशन। फिर आपको न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस यहाँ देखने को मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस। इसके अलावा यहाँ पर आपको डेफिनेशन टाइप्स वाले क्वेश्चंस भी देखने को मिलने वाले हैं। तो फिजिक्स के अपने कुछ ये टाइप्स होते हैं क्वेश्चंस के। 8वां क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, न्यूमेरिकल टाइप वाला है, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो। फिर से अथवा में एक और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इसका भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो। और ये दोनों क्वेश्चन हमारे 4-4 नंबर के पेपर में आपके आएंगे। इसके बाद मैंने आपको बताया परिभाषा, यानी कुछ डेफिनेशन टाइप वाले क्वेश्चंस भी आएंगे, डेरिवेशन टाइप वाले भी क्वेश्चंस आएंगे, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। फिलहाल
ये हमारा डेरिवेशन नहीं, डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन 4 नंबर वाला है, इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लें। इसके बाद यहाँ पर हमारा फिर से न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस है, तो इसका भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लें। तो यहाँ पर अभी तक आपने डेफिनेशन और न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस देखे, है ना। और इसके बाद चलिए मैं आपको अब दिखाता हूँ कि डेरिवेशन टाइप वाले क्वेश्चंस पेपर में कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला जो बल होता है वह किन बातों पर निर्भर करता है। बल की जो दिशा होती है, यहाँ पर बल लिख लो, बल की जो दिशा होती है किस नियम से ज्ञात की जाती है वह बताइए। 6 नंबर में ये हमारा एक डेरिवेशन टाइप क्वेश्चंस है ना। ये हमारा एक डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन है, फटाक से स्क्रीनशॉट करो। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी ये हमारा कह सकते हो भाई डेरिवेशन होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर हमारा फिर से अथवा में एक और डेरिवेशन आया है, और 6 नंबर में अधिकतर डेरिवेशन और आपको न्यूमेरिकल ही देखने को मिलेगा। यहाँ कोई डेफिनेशन वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। देखो दिष्ट धारा, यहाँ पर आपको चित्र बनाना है इसका। दिष्ट धारा दिष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा में 4 अंतर, यहाँ पर चित्र नहीं बनाना। यहाँ पर आपको दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में आपको अंतर स्पष्ट करना। 6 नंबर का क्वेश्चन हमारा ये। तो ये हमारा हालांकि डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन है। कभी कभी आ जाता है डेफिनेशन वाला भी क्वेश्चन, है ना, जिसमें आपको चित्र नहीं बनाना होता, केवल लिखना ही होता है। हालांकि ये जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला जो बल होता है, इसमें आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा और प्लस लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। सो यहां से ये पूरा कंप्लीट पेपर आपका समाप्त होता है प्यारे साथी। और अगर आपको यहां पर कोई भी दिक्कत आती है तो आपको, जैसा मैंने बताया ना कि अगर आप ई बुक ले लोगे 15 रुपए की, जिसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो डेफिनेटली आप अपने आने वाला साइंस का पेपर बहुत बेहतर तरीके से करके आने वाले हो। और उम्मीद है कि अगर आपने ध्यान से चीज़ों को समझा होगा ना, तो आप ज़रूर ई बुक लोगे। क्योंकि यार आपको पता है 15 रुपये अगर भैया जी कुछ कह रहे हैं तो हम ध्यान देंगे, और भैया की बात मानोगे ना तो आप बेहतर नंबर ज़रूर लेकर के आओगे। फिलहाल सभी से रिक्वेस्ट है भाई, ई बुक ज़रूर लेना। बहुत मेहनत की हम लोगों ने, और हम चाहते हैं भाई सभी स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठाएं और सभी लोग लें और अपने पेरेंट्स के सपने को पूरा करें। भाई सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं।